हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स की। कॉमर्स सेक्शन में अकाउंटेंसी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसी को कहा जाता है तो वो है इकोनॉमिक्स। और आप लोगों को काफ़ी सारी तकलीफें भी आती हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसके केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए इसके पीछे के सारे मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे हम इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने बहुत रिसर्च करी। हमने आपके टेक्स्ट बुक्स पढ़े, हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने आपके सैम्पल पेपर सॉल्व किए और इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमें ये समझ आया कि इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मेजर दो पार्ट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो। अरे कहाँ घुस रहे हो भाई तुम? अरे तुमने तो मुझे बुलाया, मैंने तुम्हें कब बुलाया? तुमने तो कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो तुम हो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अरे अब तुम कौन हो भाई? मैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओ, तो आप हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मिलिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और मैं अभी आया। शाबाश। हेलो दोस्तों, मैं हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। लोग मुझे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स भी कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम में मेरे पार्ट से 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और मैं टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हूं: नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग मुझे हिस्ट्री समझकर पढ़ते हैं और रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो रटने वाली चीज हुई नहीं, मुझे तो समझना पड़ेगा। तो मैं अभी टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ हूं और मेरे पार्ट से भी 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको याद होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड आपको उसका सिलेबस याद होना चाहिए। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है संदीप गर्ग। संदीप गर्ग में टोटल 4 यूनिट्स में बटा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला यूनिट है नेशनल इनकम, दूसरा यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और चौथा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो नेशनल इनकम में 4 चैप्टर्स हैं: सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब बात करते हैं अगर मनी एंड बैंकिंग की, तो मनी एंड बैंकिंग में केवल 2 चैप्टर हैं: मनी और बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं: एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड। और तीसरा जो यूनिट आता है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी केवल 1 चैप्टर ही है। और चौथा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें ये 2 चैप्टर हैं। अब बात करते हैं कि ये चारों कितने मार्क्स कैरी करते हैं। आप अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं कोई चैप्टर, लेकिन उसमें से केवल 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो हम केवल वही चीज पढ़ेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से आते हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल इनकम से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और मनी एंड बैंकिंग से 6 नंबर के, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से 6 नंबर के, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 नंबर के। टोटल मिला के 40 नंबर हो जाते हैं इस सेक्शन से। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसमें जो आप पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा, उसका आंसर आपको देना होगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आएंगे। आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये है आपका इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि 30 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को चौथी बार लगातार इंक्रीज कर दिया, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने डिसाइड किया कि जो पॉलिसी रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद रेपो रेट स्टैंड होता है 5.9% पे, और रिवर्स रेपो रेट स्टैंड होता है 3.35% पे। अब इसके आगे डिटेल दिया हुआ है कि कमर्शियल बैंक और लोगों पे इसका क्या असर पड़ता है, आरबीआई की रेवेन्यू पे इसका क्या असर पड़ता है। इसके बाद ये सारा डिटेल देने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। देखा, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन सिंपल था, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इतनी सारी पैराग्राफ दिए गए थे। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आउटलाइन एंड डिस्कस द मेजर टेकन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी पैराग्राफ में है, तो इसका आंसर इस पैराग्राफ में से ही आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, और हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको टैकल करेंगे। और आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, आप रट नहीं पाएंगे सब्जेक्ट को, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप कोई मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। यही चीजें आपको काम आएंगी सीयूईटी के टाइम पे, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस भी यही सेम होता है, 12 से ही पूछा जाता है सीयूईटी में भी एग्जाम। तो आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग रहेगा आपको आगे उतना ही फायदा होगा। तो हमारा स्टेप 1 था सिलेबस। सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा और खुद लिखना पड़ेगा। एक जगह पे, एक पेज पे आप लिखेंगे और अपने सामने रखेंगे कि अब मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, अब मैंने इतना कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और अपने टेक्स्ट बुक लेंगे, और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोनों को मैच करेंगे। क्या मैचिंग हो रही है दोनों क्वेश्चंस में, कहां से कॉन्सेप्ट मैच हो रहे हैं, ये आप समझेंगे। स्टेप नंबर 4, फोकस ऑन संदीप गर्ग बुक। आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारी साइड बुक्स पे जाने की कोशिश करते हैं,
साइड बुक हमें तब चाहिए होता है जब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, जब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है उस बुक में से लगाने के लिए, तब हम साइड बुक पे जाते हैं अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाने के लिए। लेकिन जब तक आपका संदीप गर्ग स्ट्रांग नहीं हो जाता, तब तक आपको साइड बुक पे नहीं जाना है। तो मेन फोकस आपको इसी सब्जेक्ट पे करना है, संदीप गर्ग पे करना है। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ, इसमें अब कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा जो मैंने नहीं लगाया है, तब आप साइड बुक पे मूव करेंगे। वरना आप इसी के आसपास ही रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा मूव नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे वीडियो का, फॉर्मूलाज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको जितने फॉर्मूला याद होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला पे मेन फोकस रखिएगा, और फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से ही याद हो जाएगा। आपको फॉर्मूला से ही डेफिनेशन भी याद होगा, और फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा। जैसे फॉर्मुलास की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करना हो एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपको भी ये सारे फॉर्मूला रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। फॉर्मूलाज के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है टेबल, डेफिनेशन और बार ग्राफ। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। लोग इसे हिस्ट्री से जोड़ के देखते हैं कि इसमें मेजर जो है इतिहास के बारे में बताया जाता है कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर कॉइन्स आए, फिर पेपर नोट्स आए, ऐसे ऐसे करके कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ी। लेकिन इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। समझने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें समझते हैं तो आप अपने समाज के बारे में समझते हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार से आगे बढ़ा है, जिससे आपका जो विजन है वो और बड़ा हो जाता है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो इसमें केवल 3 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें 3 चैप्टर हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस की शाम हमारा जो इकोनॉमी था वो कैसा था। तो स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो चीज़ होती है जो कि बहुत ही स्लो स्पीड से चलती है, जो इकोनॉमी, उसको कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा जो चैप्टर आता है वो है इंडियन इकोनॉमी 1952-1990, 1950 से 1990 के बीच में हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, कैसे कैसे हमने पॉलिसीज बनाए, कैसे कैसे हमने ग्रोथ किया, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं इस चैप्टर में। फिर आता है 1991 का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वो ऐतिहासिक डिसीजन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। फिर अब आते हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, कि अब हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। तो इसमें चौथा चैप्टर आता है पॉवर्टी, पांचवा आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, छठा आता है रूरल डेवलपमेंट, सातवां आता है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, आठवां आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और नवा आता है इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए, कि हमें सारी चीजें पता हो कि हमारे सोसाइटी में चल क्या रहा है, क्योंकि सारी चीजें एक तरह से इकोनॉमी से ही जुड़ी रहती हैं। और आखिरी यूनिट में केवल एक चैप्टर है, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों लगभग एक ही टाइम पे आजाद हुए थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, इंडिया 15 अगस्त 1947 और चाइना 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ था। तो क्या वो रीजन है कि चाइना हमसे इतना आगे निकल गया और हम चाइना से इतने पीछे रह गए। जैसे माओ ने जीएलएफ लाया था 1978 में, और वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, और भी सारी चीज़ें थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ बहुत पहले हो गया, और क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें हम इस पे पढ़ेंगे। तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको चीज़ों को समझना होगा। आप पढ़ते पढ़ते ही आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं रटने पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप यदि कोई चीज़ रटते हैं तो फिर आपको वो बहुत ही शॉर्ट टाइम तक याद रहती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको लगभग पूरी लाइफ तक याद रहती है कि हाँ यार, मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, और इसमें ये लिखा था। तो रटना बंद कीजिए और चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। तो इकोनॉमिक्स में ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पार्ट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये थियोरेटिकल माना जाता है, और थियोरेटिकल है भी। तो थियोरेटिकल में हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, हमें बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है, काम खत्म। यहाँ पे आपको थोड़े आंसर को स्ट्रक्चर करना होगा। तो अब बात करते हैं कि आंसर, हम अच्छे आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इसी चीज़ से रिलेटेड एक थियरी आई थी साल 1992 में, थिन स्लैगिंग नाम की। हमारे 2 साइकोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट रोसेंथल और नलिनी एम्बटी। इन दोनों का ये मानना था कि जो ह्यूमन माइंड होता है, ये किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसके लिए अपने दिमाग में एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेता है। तो जब टीचर हमारी कॉपी देखता है तो वो थोड़ी सी ही इन्फॉर्मेशन, मतलब वो क्या करता है, वो पहले पेजेस पलट के देखता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, और जब वो पलट के देखता है तो वो उसी टाइम समझ जाता है कि मुझे इस बच्चे को कितना मार्क्स देना है। और आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, अगर आपका प्रेजेंटेशन खराब है तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इस सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन के क्या मायने हैं और कैसे प्रेजेंटेशन हम अच्छे करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंटेशन को अच्छा करने का सबसे पहला तरीका क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप अपनी कॉपी को एक ऑर्डर में लिखिए। 34 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप शुरू से लिखिए चाहे आप लास्ट से लिखिए, आपको लिखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। या फिर आप सेक्शन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले स्टार्ट करिए, या फिर सेक्शन 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले स्टार्ट करिए, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से स्टार्ट करिए। जिससे होगा क्या कि वो जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक करने में इरिटेट नहीं होगा। तो अगर इरिटेट नहीं होगा, उसको आप ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर करेंगे, तो आपकी जो मार्क्स बढ़ने के चांसेस थोड़े मतलब और ज़्यादा हो जाएंगे।
दूसरी चीज हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम शुरू में क्या करते हैं कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास टाइम भी कम होता है और हम जल्दी भी लिख रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी राइटिंग अलग ही लेवल पे चली जाती है, हम किसी और भाषा में लिखते रहते हैं। तो इसको टैकल करने का सबसे अच्छा जो टेक्निक है वो ये है कि आप लास्ट में अपने लेटर्स को थोड़ा बड़ा लिखने लगिए, उसकी साइज बढ़ा दीजिए, जिससे होगा क्या कि आप भले ही जल्दी लिख रहे हों लेकिन वो रीडेबल होगा, एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ पाए, बस उतना ही चाहिए और बहुत ज्यादा हमको हैंड राइटिंग कैलीग्राफी करनी ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स। अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। वहां बहुत ज्यादा निबंध लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप लिखे जा रहे हैं और ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई कंक्लूजन है आपके आंसर में। वो आप पढ़ने ही वाला नहीं है एग्जामिनर आपके आंसर को। तब आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे और बुलेट पॉइंट्स में भी स्मॉल हेडिंग्स डालेंगे और उसको बॉक्स करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एक अच्छे आंसर को लिखा जाता है। तो उसको जब आप बॉक्स में करेंगे तो क्या होगा कि एग्जामिनर की नजर पहले उस बॉक्स पे आएगी, उसको आपको आपका वो टॉपिक मिल जाएगा, बस वो मार्क्स देगा, आगे बढ़ जाएगा। तो अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखिएगा। अगला है लेस कट्स। जितने कम गलतियां आप अपने कॉपी पे करेंगे, आप क्या करते हैं कि कॉपी में गलतियां करते हैं उसको काट देते हैं। काटने से होता क्या है कि एग्जामिनर का पहला फोकस वहीं पे जाएगा और वो सोचेगा कि ऐसा क्या गलत इसने लिखा कि इसने काट दिया, और फिर वो आपकी कॉपी में डिटेल में जाने लगता है, आपके आंसर को डिटेल में चेक करने लगता है, जिससे होता क्या है कि आपकी कॉपी के मार्क्स कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि हमें अपने आंसर को बड़ा लिखना नहीं है, हमें अपने आंसर को बड़ा दिखाना है। तो बड़ा दिखाने के लिए हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम डायग्राम बना सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, हम बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग एक लंबे फॉर्मेट के लिए भी कर सकते हैं, जिससे होगा कि हमारा आंसर जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और बड़ा दिखेगा और हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। मिनिमल सा टाइम लगता है ये सारी चीजों करने के लिए, लेकिन हमारा आंसर अच्छा हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे एक अच्छे आंसर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको आंसर को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपको आंसर को बनाना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर बेटर प्रिपरेशन। थैंक यू।